Hello everyone, online students. Okay. So पिछले संडे राइट संडे में क्लास कैंसिल हुई था, तो उस टाइम पे हम लोग क्या सीख रहे थे? मतलब वन पैरामीटर का साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ दूसरे पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें हम लोग अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब तो मोटा मोटी ड्रॉ हो जाएगा। ओके, आज का टॉपिक है वर्क डन। एग्री? तो बताइए, केमिस्ट्री में वर्क डन का डिफाइनिंग इक्वेशन, एक मिनट रुकिए, माइनस पी एक्सटर्नल डी टी। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस लिए हैं या एक्सटर्नल प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर। और इसको मैं बोल रहा हूँ डिफाइनिंग इक्वेशन। और सेम सिचुएशन को मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, और यहाँ पे जितना भी थ्योरी चल रहा है, जिसमें मैंने जो भी ग्राफ ड्रॉ किया, डिट्टो सेम ग्राफ आपको एक टॉपिक की है फिजिक्स में अंडर द हेडिंग 8, जो 5 चैप्टर है। एक बार हम देखिएगा, कैलोरीमेट्री, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिक केमिस्ट्री ऑफ गैसेस। उन्होंने ऐसे चैप्टर को डिवाइड किया है। और हीट ट्रांसफर, कितना चैप्टर? 5। तो उस 5 चैप्टर में तो 3 चैप्टर का थ्योरी डिट्टो वही रहेगा, बस एक साइन का डिफरेंस रहेगा। कौन कौन सा? केटीजी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और स्पेसिफिक केमिस्ट्री ऑफ गैसेस। यहाँ पे जितना भी बातें होगा वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब अगर हीट में पढ़ाना स्टार्ट किया और उस पार्टिकुलर 3 चैप्टर के लिए, तो दोबारा ये सारा स्टोरी नहीं करेंगे। मैं पढ़ाऊंगा बट इसको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना देंगे। देखिए ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, अब दोबारा सेम ग्राफ को वहाँ पर ड्रॉ करते रहेंगे तो आप लोग बोर हो जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी सीख चुके हैं। राइट? फिजिक्स का पीवी इक्वल टू एनआरटी और केमिस्ट्री का पीवी इक्वल टू एनआरटी अलग रहेगा या सेम ही रहेगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, यहाँ हो जाएगा वहाँ हो। अब बोलिएगा सर फिजिक्स का बोर मॉडल और केमिस्ट्री का क्या डिफरेंस है? फिजिक्स का फॉर्मूला सेम ही आने वाला है, बट वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा कम पढ़ना रहेगा, बस यही डिफरेंस है। ओके, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी टी। राइट? अब यहाँ पे ये है डिफाइनिंग इक्वेशन का मतलब है कि हर सिचुएशन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी वर्क डन के लिए मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। एक हो गया वर्क डन इन रिवर्सेबल प्रोसेस, कौन सा? वर्क डन इन, और दूसरा रहेगा वर्क डन इन इरिवर्सेबल प्रोसेस, और तीसरा रहेगा वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन। कौन सा? फ्री एक्सपेंशन। मान लेते हैं कि आपके सराउंडिंग में कोई है ही नहीं, तो झगड़ा किससे कीजिएगा? आपके नेबर में कोई नहीं है दूर दूर तक। राइट? सिंपल सा बात है कि बाहर में कोई है ही नहीं। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 कर दिए, मतलब बाहर में वैक्यूम। एक्सटर्नल प्रेशर 0 का मतलब बाहर में क्या है? वैक्यूम है। उसको बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? वर्क एंड फ्री एक्सपेंशन यहाँ से मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बट 1 by 1। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिवर्सेबल प्रोसेस एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस। तो हेडिंग बनाइए, वर्क डन इन रिवर्सेबल प्रोसेस। वर्क डन इन रिवर्सेबल प्रोसेस।
तो स्टूडेंट रिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब आपके माइंड में क्या आता है? रिवर्सेबल प्रोसेस में पहला तो ये समझिए कि वैसा प्रोसेस जो बहुत स्लोली हो रहा है। क्या हो रहा है? और रिवर्सेबल प्रोसेस में हर पॉइंट पे आप आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। मतलब आगे भी जा सकते हैं, उसी पॉइंट से पीछे भी मुड़ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट? इसका मतलब, लेकिन इरिवर्सेबल प्रोसेस में पॉइंट ऑफ इंटरप्ट नहीं रहता है, राइट? बात मत कीजिए, सीखने के टाइम की आप लोग बात ज़्यादा कीजिएगा तो सीखिएगा कम। ये है फ्रिक्शनलेस लाइट पिस्टन। ऐसे हेवी पिस्टन रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रिक्शनलेस लाइट पिस्टन। और मान लेते हैं कि वेरी स्लो हीटिंग कर रहे हैं, हार्ड हीटिंग या वेरी स्लो हीटिंग, धीरे धीरे, तो ऑब्वियसली है कि अगर आप हीट करना स्टार्ट करेंगे तो गैस एक्सपैंड करेगा। बट आप ऑल ऑफ सडन वेरी हार्ड हीटिंग किया है या स्लोली, धीरे धीरे, तो ये क्या हो, गैस एक्सपैंड करेगा। तो ये जो पिस्टन, ये एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा, ये वेरी स्लो प्रोसेस में होगा, तो नहीं लगता कि पिस्टन से ऐसे करते हुए थोड़ा आगे जाएगा। लेकिन फिर भी अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, बट ये वेरी फास्ट प्रोसेस रहेगा या वेरी वेरी स्लो प्रोसेस? लाइक इन रिवर्सेबल प्रोसेस में प्रोसेस बिकम्स वेरी स्लो, प्रोसेस बिकम्स वेरी फास्ट या वेरी स्लो। वी हैव सफिशिएंट टाइम, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और फिर भी अगर मैं बोल रहा हूं रिवर्सेबल एक्सपेंशन, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? रिवर्सेबल एक्सपेंशन, एग्री? तो रिवर्सेबल एक्सपेंशन में यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर ऑफ गैस, तो ध्यान समझना है, और इसको क्या बोलिएगा, और अगर रिवर्सेबल एक्सपेंशन है तो इसकी और इसके बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस रहेगा या बहुत कम? मान लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होता रहता है, यहाँ पे मान लेते सपोज यहाँ पे 2 ATM है, लेटर सपोज, और यहाँ पे 1000 ATM कर देते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना। तो स्लो रहेगा क्या ये वेरी फास्ट हो जाएगा? इसका मतलब अगर आप रिवर्सेबल प्रोसेस करना चाहते हैं तो डैम श्योर रिवर्सेबल प्रोसेस में अब 2 बात हो सकता है, या तो कंप्रेशन है तो एक्सपेंशन, या तो कंप्रेशन है तो व्हाट, एक्सपेंशन। बट इस केस में अगर एक्सपेंशन है तो प्रेशर ऑफ गैस थोड़ा तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होना पड़ेगा। क्या रहेगा? प्रेशर ऑफ गैस डैम श्योर ग्रेटर व्हाट, एक्सटर्नल प्रेशर। बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना तो बराबर रहेगा? वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस, उसको बोलिए डीपी। क्या बोलिए? इतना का डिफरेंस ही एक्सपेंड करता है रिवर्सेबल प्रोसेस में। ईच एंड एवरी पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट, इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस माइनस P एक्सटर्नल इक्वल व्हाट, डीपी। तो क्या यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, या एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल इक्वल टू क्या लिखिएगा सर, प्रेशर ऑफ गैस माइनस व्हाट, यहाँ पे ज्यादा समझ में आया? इसका मतलब है कि रिवर्सेबल एक्सपेंशन अगर करते हैं तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर में ईच एंड एवरी पॉइंट पे अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, बट किस तरीके से बढ़ रहा है? बहुत वेरी फास्ट बढ़ रहा है या धीरे धीरे?
रिवर्सेबल कंप्रेशन, राइट। यहाँ देखिए इसको समझने की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये दो जगह पे यूज होता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अरे लाइट फ्रिक्शन लाइट पिस्टन है जो कि ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है, राइट। तो ऑब्वियसली डैम्स जो बाहर अंदर का प्रेशर सेम रहेगा। जब इसका इक्विलिब्रियम फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो बाहर का प्रेशर अंदर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और मान लेते हैं कि मेरे पास m मास का एक ब्लॉक है, क्या है, इस m मास के ब्लॉक को मैं पाउडर के फॉर्म में कर दिया। किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म समझते हैं ना, वेरी फाइन पार्टिकल। और इसमें से कितना dm छोटा सा मास इस पे डाल दिए, बड़ा सा टुकड़ा है dm समझते हैं ना कितना है। अब dm इस पे डाल दिए तो नहीं लगता कि बाहर से थोड़ा फोर्स ज्यादा लग गया, बट बहुत बड़ा फोर्स लगा या बहुत छोटा, तो ऐसे करके डाल रहे हैं धीरे धीरे पाउडर के फॉर्म में dm, पहला dm, दूसरा dm, ऐसे करके। इसका मतलब प्रोसेस को आपने ऐसा नहीं किया, ये रेस्ट में था और ऑल ऑफ सडन इसमें 10 kg डाल देते, देन बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू अंदर का प्रेशर, तो क्या स्लो रहता है या बिकम्स वेरी फास्ट, क्या पॉइंट ऑफ रिटर्न रहता है क्या। लेकिन अगर इसमें dm करके डालिएगा तो डैम से बाहर से थोड़ा ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रेशर था या ऐसे करते हुए कंप्रेस होगा, इस तरीके से कम आते हुए कंप्रेस तो होगा बट वेरी फास्ट और वेरी स्लो, एग्री। तब थोड़ा सा आपको बढ़िया विजुअलाइजेशन हो गया। 5 kg का वेट ऑल ऑफ सडन रखते इरिवर्सिबल हो रहा था, पर उसी 5 kg को क्या बना दिए, पाउडर फॉर्म में कितना डाले, dm, फिर दूसरा dm, फिर तीसरा dm, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। तब जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोसेस। इसका मतलब रिवर्सेबल प्रोसेस कितना स्टेप में कवर होता है, dm कितना हो सकता है, रिवर्सेबल प्रोसेस को पूछा कितना स्टेप में कवर हो रहा है, 1 स्टेप, क्या इनफाइनाइट स्टेप, बट इरिवर्सेबल सर्टेन स्टेप में, फाइनाइट स्टेप में। अब उसमें सिंगल स्टॉप होता है, सिंगल डबल भी रहेगा, इसमें जे का क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, इसको मैं आगे क्लास में पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे रहता है कि 1 स्टेप एक्सपेंशन, फिर क्या रहेगा 2 स्टेप एक्सपेंशन, फिर रहेगा 3 स्टेप एक्सपेंशन, फिर रहेगा 4 स्टेप एक्सपेंशन, ये ऑब्जेक्टिव का तरीका मैं बता रहा हूँ, फिर रहेगा इनफाइनाइट स्टेप एक्सपेंशन। तो जैसे ही इनफाइनाइट बोल देंगे मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, एग्री। एनीवे, तो इस केस में स्टूडेंट जहां पे इस टाइप का रिवर्सेबल कंप्रेशन बोल रहे हैं तो डैम श्योर बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से थोड़ा ज्यादा रहा होगा। इसका मतलब इस केस में एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन व्हाट, प्रेशर ऑफ द गैस। तो क्या बोल सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ गैस, ये वैल्यू कितना बराबर है, डेल्टा T या dP, dP। देन एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू व्हाट, बोलिए, प्रेशर ऑफ गैस प्लस dP, एग्री। इक्वेशन फर्स्ट देखिए और इक्वेशन सेकंड देखिए। इक्वेशन फर्स्ट किसके लिए था, रिवर्सेबल एक्सपेंशन के लिए, इक्वेशन सेकंड किसके लिए है। इसका मतलब है कि सर दोनों को कंबाइंडली अगर देखते हैं, दोनों को एक साथ अगर सोचेंगे सिर्फ ए लिखकर, रिवर्सेबल प्रोसेस फॉर वर्क डन, इसका मतलब दोनों को एक साथ सोचेंगे तो सर एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस प्लस माइनस dP। फर्स्ट और सेकंड को दोनों को एक साथ अगर मिला के सोचते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस माइनस। अच्छा बताइए x प्लस dx ऑलमोस्ट इक्वल टू हम लोग x लेते हैं, पता है कि नहीं, इनटू नहीं प्लस x प्लस dx ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट। इसलिए फाइनाइट क्वांटिटी में अगर वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करते हैं, समथिंग लाइक 20 प्लस 0.0030 तब 1 ऑलमोस्ट इक्वल टू 20,
वैसे ही प्रेशर ऑफ गैस में आप क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? dP। ये फाइनाइट वैल्यू रहा होगा, इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? वेरी स्मॉल क्वांटिटी, राइट। इसका मतलब है कि इसको एक्सटर्नल प्रेशर को क्या ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस मान लें? दिस इज द रीजन, दिस इज द वजह, ये आपको फिजिक्स में भी काम में आएगा जो हम फिजिक्स नहीं कर रहे हैं। दिस इज द रीजन कि एक्सटर्नल प्रेशर रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए जहां भी वर्क डन देखिएगा उसमें प्रेशर ऑफ गैस दिया रहता है फार्मूला में, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं। वजह, जबकि ओरिजिनल डिफाइनिंग में तो मैं एक्सटर्नल प्रेशर से शुरू किया, क्या वजह रहा होगा सर? ऑलमोस्ट इक्वल रहता है ईच एंड एवरी पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे ऑलमोस्ट क्या वैल्यू रहता है? इक्वल बनता है, ठीक है। हो गया? अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब रिवर्स dW रिवर्सेबल, डिफाइनिंग इक्वेशन तो था -P एक्सटर्नल dV, बट इस एजम्पशन के साथ क्या -P dV लिख सकते हैं? लिखना तो ये चाहिए था, बट क्या इस एजम्पशन के साथ dW रिवर्सेबल के लिए हम लोग P dV लिखेंगे, जहां पे P क्या रहेगा? प्रेशर ऑफ गैस, इस थर्ड इक्वेशन के एजम्पशन के साथ, ओके। तो पहला तो मैंने बात आपको क्लियर किया कि रिवर्सेबल प्रोसेस में प्रेशर ऑफ गैस फार्मूला में क्यों आता है, जबकि डिफाइनिंग उस समय क्या था? एक्सटर्नल प्रेशर था, राइट। चलिए यहां देखते हैं, आप लोग को साइन स्कीम बताया था, नहीं बताया था? तो बताया थे समथिंग लाइक दिस। ये अगर ये मेरा सिस्टम है, सर बताया होगा। तो केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा प्रोसेस पढ़ाओ, देखिए क्यों यहाँ पे इंडिकेट करता है क्या? हीट। केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा प्रोसेस जो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगा उसको अलजेब्रिकली पॉजिटिव लेते हैं, कहते हैं। इसको क्या पढ़िएगा? वर्क कहाँ से कहाँ जा रहा है? कौन वर्क कर रहा है? इस बारे में पढ़ेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। इसको क्या लेना है? इसको क्या पढ़ेंगे? बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, राइट। इसको क्या लेंगे? सिस्टम वर्क करेगा तो उसका एनर्जी कम होगा, राइट। इसका मतलब इसका क्या होगा? ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा, डोंट वरी, वो फॉर्मूला आपको बता देगा। और यहाँ पे हीट का सप्लाई, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वेयर टू वेयर, सराउंडिंग से सिस्टम में, इसको क्या लीजिएगा? पॉजिटिव। इसको क्या लेंगे? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट ध्यान देखिए, आप खुद बताइए, छोटा छोटा सवाल। अभी सारा कुछ हम लोग डील करने वाला है रिवर्सेबल प्रोसेस पे, राइट। इरिवर्सेबल और फिर एक्सपेंशन बाद में आते हैं। तो एक्सपेंशन में किसका बाउंड्री बड़ा होता है? एक्सपेंशन का मतलब किसका एक्सपेंशन? एक्सपेंशन का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज है, इसका मतलब है कि मेरा जो कंटेनर है जिसमें मेरा सिस्टम है, गैस है, उसका बाउंड्री बड़ा हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर सिस्टम अपना बाउंड्री बड़ा करेगा तो किसको प्रेस करेगा? सराउंडिंग को प्रेस करेगा अपना जगह बड़ा करने के लिए। इसका मतलब है कि आप किसी को प्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब कौन किस पे वर्क कर रहा है? सिस्टम किसी को धक्का दे रहा है, किसको? उसके नेबर पे कौन है? सराउंडिंग, राइट।
इसका मतलब आज के बाद पूरे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, ये बात कॉमन रहेगा, एक्सपेंशन में ऑलवेज कौन किस पे वर्क करता है? एक्सपेंशन में ऑलवेज सिस्टम वर्क करता है किस पे? इसका एक्सपेंशन में आज के बाद वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। क्या होता है? एग्री ना? एक्सपेंशन होगा तो किसका बाउंड्री बड़ा होगा? सिस्टम का बाउंड्री बड़ा होगा। तो किसका बाउंड्री को छोड़ा करके किसको प्रेस करते रहेगा? तो बाहर में है, राइट? दैट्स व्हाई एक्सपेंशन में लिखिए, एक्सपेंशन में आज के बाद ऑलवेज वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम। और कंप्रेशन में क्या होगा? कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब कौन किसको प्रेस कर रहा है? सराउंडिंग सिस्टम के बाउंड्री को प्रेस कर रहा है, राइट? छोटा कर रहा है। इसका मतलब इसमें क्या होगा? वर्क डन वेरी गुड ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम पे वर्क कौन करेगा? उसका नेबर तो सराउंडिंग ही है। एग्री? इसमें क्या रहा था? इसका मतलब है कि इस केस में वर्क डन का साइन क्या आना चाहिए? एक्सपेंशन के केस में नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। और कंप्रेशन के केस में वर्क डन का साइन क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। और हम लोग का DW का डिफाइनिंग इक्वेशन क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ देखिए, केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री क्लास में है, तो मेरा डिफाइनिंग इक्वेशन क्या है? माइनस PdV। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? माइनस PdV। माइनस P और प्लस P देखो, इसमें दो टर्म है, P और dV। प्रेशर तो कभी निगेटिव होगा नहीं, चेंज इन प्रेशर निगेटिव हो सकता है, बट प्रेशर सुना माइनस 10 एटियर, तो प्रेशर ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। बट व्हाट अबाउट dV? सर चेंज इन वॉल्यूम कैन बी पॉजिटिव और इसका मतलब वर्क डन का साइन किसके हाथ में चला गया है? इसका मतलब अगर A पॉजिटिव रहेगा तो वर्क डन नेगेटिव रहेगा, और A नेगेटिव रहेगा तो वर्क डन एग्री? एक्सपेंशन के केस में dV का साइन क्या रहेगा? बोलिए तो। एक्सपेंशन में वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, राइट? वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब dV का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। और अगर dV का साइन पॉजिटिव तो dW का साइन क्या? नेगेटिव। ये होना भी चाहिए था, क्योंकि एक्सपेंशन में कौन वर्क करता है? सिस्टम वर्क करता है। केमिस्ट्री में सिस्टम अगर वर्क करेगा तो उसका साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। एग्री? बोलिए, कंप्रेशन में dV, कंप्रेशन में dV का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। तो dW का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव बिकम्स व्हाट? तो आपको नहीं पता फार्मूला जो माइनस PdV है उस सब कुछ आपको दे देगा। तो इसमें आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि सर नेगेटिव आएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ खुद बता देगा। बस आप साइन लास्ट में देख लीजिएगा कि प्लस वर्क पॉजिटिव वर्क हुआ है या नेगेटिव वर्क हुआ है। अगर पॉजिटिव वर्क हुआ है इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, मतलब डैम से कंप्रेशन का कैसे रहा होगा। और नेगेटिव वर्क हुआ है इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय ऑन द सराउंडिंग तो है लेकिन बाय द सिस्टम। ठीक है? यहाँ देखिए, मेडिकल इंस्ट्रक्शन देखिए, खास कर ध्यान से आप देखिएगा, ये सर ऐसा टॉपिक है जो आपको बचा देगा और डॉक्टर बना देगा। यहाँ देखिए, A से B तक आना इज द केस ऑफ व्हाट? A से B तक आना इज द केस ऑफ व्हाट? एक्सपेंशन। ये बताने का रिक्वायरमेंट है। दिस इज केस ऑफ एक्सपेंशन। इसका मतलब इस केस में W क्या रहेगा? नेगेटिव। बोलिए 1 से 2 पे जाना क्या होगा? पक्का? यस सर। इसका मतलब इसमें W क्या रहेगा?
1 से 2 पे जाना, वाटर का साइन क्या होगा? तो ऑल ऑफ सडन अगर आपको पहचानना है तो प्रोसेस तो आइसोबेरिक हो गया, प्रोसेस क्या हो गया? आइसोबेरिक। और यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, जब कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना तो P हो गया कांस्टेंट, राइट? और फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यहाँ देखिए लास्ट बेंच, P कांस्टेंट है और A भी कांस्टेंट, तो क्या बोलते हैं? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो अगर T2 ग्रेटर देन T1 मतलब T2 ग्रेटर देन T1, सर 1 से 2 तक आना है कंप्रेशन या एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि 1 से 2 तक आ रहे हैं तो बर्गन का साइन क्या होना चाहिए? मतलब नीट के एग्जाम में अगर यही आ गया तो प्री मार्क्स है ना, एफर्टलेस है, राइट? ऐसे ऐसा आएगा नहीं, बोलो बट फिर भी होप तो रख सकते हैं, होप फॉर बेस्ट। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, और न्यू बैच के स्टूडेंट को मैं मैथमेटिकल टूल का क्लास दे रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप ये बताइए कि y dx इसको क्या पढ़ते हैं? We are integrating with respect to what? ये तो हो गया इंटीग्रेशन, मतलब जोड़ रहे हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया। किसका वर्सेस किसका? x वर्सेस y या y वर्सेस x? ये होता है एरिया अंडर कर्व, नहीं y वर्सेस x। और जिसको पहले बोलिएगा वो वर्टिकल एक्सिस पे रहेगा। बहुत छोटा छोटा सा बात ध्यान देना पड़ता है, यानी होता है कि बच्चों से ठीक है मैं बोल ही रहा हूँ तो सही ही होगा, बट हर एक बात में कॉन्सेप्ट है। और आप बोल रहे हैं एरिया क्या है? ओपन कर्व या अंडर कर्व? एरिया की बाउंड्री शुड बी क्लोज्ड, राइट? इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे x1 है और यहाँ पे क्या है, और मैंने बोला कि आप इसको इंटीग्रेट कीजिए कहाँ से कहाँ तक? इसका मतलब इसके अंदर का एरिया, नहीं क्लोज कर दिया। और ये क्या हो गया? ये जो एरिया है वही क्या है? आज के बाद इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व। किसका वर्सेस किसका? y वर्सेस इन्हीं बच्चे। अब पुराने लिख लीजिएगा तो काफी नहीं करेगा। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, dw क्या है? माइनस बी डी, राइट? तो W इक्वल टू क्या कर सकते हैं? छोटा छोटा सा वर्ग को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? dw प्लस आज थोड़ा काम किए, कल थोड़ा काम किए, परसों थोड़ा पढ़े, इस तरीके से मिला पूरा सिलेबस कवर करेंगे। थोड़ा सा dw, अब इसको नहीं कि सर ने बोला है dw काम करना है dw में फाइनाइट किया जाएगा। चलिए w मतलब dw, राइट? इंटीग्रेट कीजिए, ध्यान से देखिएगा, जिसको मैंने सर्कल के अंदर रख दिया, निगेटिव को बाहर। ये pdv क्या है? बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो आज बात प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एरिया क्या रहता है? बर्तन का मैग्नीट्यूड। ये बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, उससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसका अगर मॉडुलस ले लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? निगेटिव का मॉडुलस तो पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि PdV, राइट? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एरिया अंडर P वर्सेस V, मतलब P वर्सेस V का एरिया का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ बर्तन का मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे?
वर्णन का तो सर साइन फिर कैसे देंगे? तो साइन हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अगर एक्सपेंशन का रहेगा, क्या रहेगा? तो पहले एरिया निकाल लेंगे, बाद में उसमें निगेटिव लगा देंगे। अगर कंप्रेशन का रहेगा तो क्या करेंगे? फिर से एरिया निकाल लेंगे और बाद में क्या लगा देंगे? उसके पीछे का वजह ये था कि यहाँ पे बोलना, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे कि एरिया अंडर P वर्सेस V इज वर्क डन, तो उसमें आगे में क्या लगा हुआ है? निगेटिव लगा हुआ है, राइट? इसका मतलब निगेटिव का यहाँ पे एक मीनिंग था। इसे बेटर है कि अगर मुझे आपको समझाना रहेगा तो बेस्ट रहेगा कि हम लोग ऐसे बोलेंगे एरिया अंडर P वर्सेस V इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। देन हाउ कैन वी डिसाइड द साइन? तो साइन डिसाइड करने के लिए ये तो पता चल जाएगा कि जो एरिया निकाले हैं उस टाइम पे एक्सपेंशन हो रहा था, या जब एरिया निकाल रहे हैं तो उस टाइम पे कंप्रेशन हो रहा था। वजह यह है, क्या लिखे मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। वजह क्लियर कट है, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, बहुत आसान एग्जाम्पल से। एक यहाँ पे कोई प्रेशर P0 है, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम है V1 और यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम V2। इसका एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं, एग्री? एरिया निकाल लिए कितना? सर एक तो रेक्टेंगल है, राइट? रेक्टेंगल है ना, तो इसका एरिया क्या होगा? दिस इनटू दिस, V2 माइनस V1, V2 माइनस, मतलब अभी आपको वर्क डन नहीं पढ़ाया ऐसे बड़ी प्रोसेस में, लेकिन ये तो रेक्टेंगल तो पहले ही 9th क्लास में पढ़ लिया है। इसका एरिया P0 इनटू V2 माइनस V1, एरिया आपने निकाल दिया। अब यहाँ पे ये जो एरिया है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन आप डिपेंड करेगा ना कि एरो ऐसे है या ऐसे है। एक सिचुएशन तो ऐसा हो सकता है, आप लोग समझ रहे हैं मेरा समस्या क्या है? और एक तो सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, नहीं, एक V1 और एक V2, तो आप तो एरिया निकाल के रेडी हैं। ऐसा एरिया का मैग्नीट्यूड है, अभी डिपेंड करेगा कि निगेटिव वर्क है या पॉजिटिव वर्क है, राइट? तो इससे बेस्ट ये रहेगा कि हम लोग बोलेंगे कि P वर्सेस V का एरिया क्या देगा? वर्क डन का मैग्नीट्यूड। ये बोलने से आप बचे रहिएगा। अगर ये बोल दिया P वर्सेस V का एरिया गिव्स वर्क डन, तो उस टाइम पे आपको वर्क डन ऑन द सिस्टम रहेगा या बाय द सिस्टम रहेगा, या आप इसमें कंफ्यूज करेंगे। तो बेस्ट क्या रहेगा कि इसका एरिया देगा मैग्नीट्यूड, बाद में हम लोग साइन डिसाइड कर लेंगे। अगर ऐसा रहेगा साइन तो दिस इज केस ऑफ व्हाट? बोलिए एक्सपेंशन। तो इस केस में ये निकालेंगे या लास्ट में आगे क्या लगा देंगे? निगेटिव लगा देंगे। ऐसा रहेगा देन मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं और उसको ऐसे ही रहने देंगे, उसमें क्या उसको क्या बना देंगे? एग्री? लेकिन फार्मूला जब इसका आएगा तो फार्मूला में सब नहीं करना है, फार्मूला अरिथमेटिक साइन को लेके चलता है, फार्मूला अरिथमेटिक साइन लेके चलता है, बट सिर्फ एरिया के पॉइंट हुए से, किसके पॉइंट हुए से? समटाइम्स ऐसा रहता है ना कि किसी प्रोसेस का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट समटाइम्स आप हर प्रोसेस का वर्क डन का फार्मूला आपके पास नहीं रहेगा। जैसे यहाँ तक तो है कि सर आइसोबेरिक प्रोसेस तो आपके एनसीईआरटी में सिलेबस का पार्ट है, राइट? मान लेते हैं कि सिचुएशन ऐसा रहेगा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे है P1, यहाँ पे है P2 और यहाँ पे है V1 और यहाँ पे क्या है? एग्री? ये प्रोसेस तो आपको पता ही ना, मुझे ना आपको पता है ना मुझे पता है। और हम लोग कहाँ से कहाँ गए हैं? 1 से 2 तक गए हैं, अब तब इसका वर्क डन पूछा जाएगा। और आपके पास फार्मूला भी नहीं है, फार्मूला आपके हाथ में इसका नहीं रहेगा, तो एक क्वेश्चन डैम्स योर ग्राफिकल कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया है, बट ये एरिया तो आप निकाल सकते हैं ना? यस सर। कहाँ तक का एरिया? P वर्सेस V का पूरा एरिया, एग्री? यस सर। और इसका एरिया क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया। इसका एरिया कितना होता है? मैग्नीट्यूड से बोलिए। हाफ इनटू सम ऑफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? कितना हो जाएगा?
perpendicular distance V1 plus V2 यही है ना, into what V2 minus V2 माइनस, ये आप मैग्नीट्यूड निकाल कर रेडी हो गए, एकदम पॉजिटिव चीज निकाले हैं। अब यहाँ पे दिस इज द केस ऑफ व्हाट एक्सपेंशन। इसका मतलब ये वर्डन, जब वर्डन निकालेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड, और आगे भी क्या लगा देंगे, समझ गए। इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि एरिया अंडर P वर्सेस V गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्डन, ये आपको वैसा जगह पे हेल्प करेगा जहां पे आपके पास फार्मूला भी नहीं है, लेकिन ये बात अगर दिमाग में रहेगा, एरिया अंडर व्हाट, बोलिए एक बार, P वर्सेस V इट व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ, तो साइन कैसे डिसाइड करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, अब बाद में साइन खुद से दे देंगे ग्राफिकल क्वेश्चन के लिए, राइट। एक्सपेंशन रहेगा तो मैग्नीट्यूड निकाल के आगे में निगेटिव लगा दीजिएगा, और कंप्रेशन रहेगा तो मैग्नीट्यूड निकाल के आगे में क्या कर दीजिएगा, पॉजिटिव से दीजिएगा, या डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही दे दीजिएगा, मैग्नीट्यूड अपने आप में पॉजिटिव ही रहता है, राइट। फिर इस एग्जांपल में वर्क डन के लिए क्या लिखेंगे, माइनस, राइट, हाफ P1 प्लस P2 इनटू व्हाट माइनस, अग्रे इसका मतलब P वर्सेस V का एरिया गिव्स व्हाट, ये नहीं बोलना है वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिर्फ बोलना है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, वो किसका वर्क है और किस पे कर रहा है वो हम लोग खुद ग्राफ देखकर बता लेंगे, ठीक है। तो एक लाइन आप लिखिए इस बात को, लिखिए एरिया अंडर P वर्सेस V, एरिया अंडर P वर्सेस V गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, and sign of work done decided according to expansion or compression, and sign of work done decided according to expansion or compression. हाँ, एक इनका क्वेश्चन है, हाँ सुशांत, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या था, यस, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट P1 था और यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या था P2, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इसीलिए मैंने दिया फॉर्मूला, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया ना, सब यहाँ में देखिएगा, ध्यान से टेस्ट में एक कौन सा प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे है P2, यहाँ पे है P1, यहाँ पे है V1 और यहाँ पे क्या है V2, और किसका एरिया गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, एरिया अंडर P वर्सेस V, तो यहाँ पे कौन सा एरिया रहेगा, ABCD का सर, नीचे का सर AB का एरिया, इसके अंदर एरिया, मुझे लगता है कि इसके अंदर का एरिया सिर्फ बचेगा, आपको क्या लगता है, एक बार चेक करके देख लेते हैं तब ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। बाद में कंक्लूड करेंगे, आपका लाइफ में पहला बार है तो एक बार चेक कीजिए, बोलिए ए साइक्लिक प्रोसेस कितना प्रोसेस का कॉम्बिनेशन, चार प्रोसेस का, नहीं W साइक्लिक के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं WAB, राइट, फिर क्या लिखेगा WBC, फिर क्या लिखेगा WCD, और फिर क्या लिखेगा, एक एक लाइन आप तोड़ते हैं, WAB
एक्सपेंशन ए बी इज द केस ऑफ व्हाट एक्सपेंशन एक्सपेंशन। तो सिर्फ ए से बी तक का, बाकी तीन बात को भूल जाइए। ए से बी तक के लिए कौन सा एरिया को सेलेक्ट करते हैं? ए बी बी टू बी ए बी के अंदर का देखिए हाँ बिल्कुल सही है। ए से बी तक एक पूरा एरिया रहता है। कौन सा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, एग्री? और बी से सी तक के लिए जीरो बी से सी में क्या होगा? एक्सपेंशन या कंप्रेशन? डीवी इक्वल टू 0 डीवी इक्वल टू 0 सर इसमें तो डीवी ही जीरो है, नहीं समझे? इसमें डीवी क्या है? तो डीवी जीरो है, डी डब्ल्यू एक लाइन का एरिया मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, राइट? दैट्स व्हाई इसका बीसी क्या हो जाएगा? जीरो। देखिए भाई डी डब्ल्यू का डिफाइनिंग इक्वेशन यह है माइनस बी डीवी, और डीवी जीरो हो गया तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। उस प्रोसेस में इधर एवरी पॉइंट बगल क्या रहेगा? जीरो। व्हाट अबाउट सीडी? कंप्रेशन ये सीडी का एरिया क्या लेंगे? बाद में देखेंगे क्या है। कौन सा एरिया? यहाँ से यहाँ जहाँ पे मेरा मार्कर जा रहा है, तो सही है? वेरी गुड। टीचर बनिए तो समझिए कैसे पढ़ाना होता है। और डीए का एरिया? जीरो, क्योंकि डीए क्या है? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी क्या रहेगा? जीरो। ना ही एक्सपेंशन ना ही कंप्रेशन। वर्क डन होने के लिए कुछ तो डीवी मिलना पड़ेगा। वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं हो रहा है, राइट? इसका मतलब ये क्या रहेगा? ये जीरो हो जाएगा, राइट? अब देखिए एक किसका वर्क डन था? बोलिए एक्सपेंशन का, नहीं। और एक किसका वर्क डन था? कंप्रेशन का। किसका एरिया बड़ा है? एक्सपेंशन का या कंप्रेशन का? एक्सपेंशन का एरिया। इसलिए मैंने इसको ऐसे सेट किया था, इसको ऐसे कर दिया। किसका एरिया बड़ा? एक्सपेंशन का एरिया बड़ा और कंप्रेशन का एरिया छोटा। और एक्सपेंशन और कंप्रेशन एरिया का मैग्नीट्यूड तो पता है, बट एक्सपेंशन और कंप्रेशन का वर्क का साइन क्या सेम रहता है? जस्ट अपोजिट। आप बोलते हैं कि एरिया, एक्सपेंशन का एरिया और कंप्रेशन का एरिया जब इन दोनों को जोड़ते रहेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आउट। अब बचेगा क्या? किसका एरिया बचा रह गया? एबीसीडी का। लेकिन वो एरिया किसका एरिया है? एक्सपेंशन का। किसका एरिया है? एक्सपेंशन का एरिया है। क्लियर? समझे नहीं समझे? इसका और आपने कौन सा मूवमेंट लिया था? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? आज के बाद P वर्सेस V ग्राफ में कौन सा? V वर्सेस P नहीं, P वर्सेस V ग्राफ में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो किसका एरिया किससे ज्यादा मिलेगा? कंप्रेशन से ज्यादा रहता है। और इसके अंदर का एरिया जो बचता है वो एक्चुअली ओवरऑल एक्सपेंशन का एरिया रहता है। किसका रहता है? ये मैंने यहाँ से प्रूफ किया बहुत सिंपल एग्जांपल से। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा कर दीजिए, दोबारा समझा देता हूँ। समझ में आ गया है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस में वर्क बचा वो किसका कौन सा रेक्टेंगल एरिया रहेगा? एबीसीडी। इस साइक्लिक के अंदर का एरिया मिलेगा। किसका रहेगा? इस एरिया में। ओके, आज के बाद लेकिन ये कौन सा? तो अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगा तो किसका वर्क रहेगा? एक्सपेंशन का। ये मैंने प्रूफ किया, राइट? और वो एरिया किसके अंदर का रहेगा? B वर्सेस V का अंदर का, साइक्लिक का अंदर का एरिया। बाहर का या अंदर का? सिर्फ एग्री? इसका मतलब आज का अगर यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर केमिस्ट्री क्लासरूम में बैठे हुए हैं और मूवमेंट साइक्लिक प्रोसेस का P वर्सेस V का क्लॉकवाइज है, इसका मतलब उसमें किसका बचा रहेगा? एक्सपेंशन का एरिया रहेगा अंदर वाला, राइट? इस वक्त कौन वर्क करेगा? वर्क ओवरऑल किसका वर्क डन होगा? नेट वर्क डन किसका बचा रहेगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, करेक्ट? यही अगर आप किसी क्लास में बैठे रहते हैं देन पॉजिटिव वर्क डन होता नहीं, क्योंकि वहां पे डिफाइनिंग इक्वेशन क्या रहता है? पीडीवी। केमिस्ट्री क्लास में उल्टा हो जाएगा। तो अगर फिजिक्स क्लास में रहता तो क्या बात बोलते रहता? P वर्सेस V का ग्राफ है, उसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ है
ओवरऑल एक्सपेंशन का एरिया रहेगा, बोलता तो एक्सपेंशन नहीं, और फिर क्या बोलता वाल पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है नेगेटिव। आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा टर्म क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है ना? चलिए सर बंद कर दीजिए। यस शाबाश, जैकेट पहन के आने के बाद बोलते जिनको भी तकलीफ है आगे पीछे हुई है, जैसे कि जगह क्लास टेम्पर हो जाएगा आपकी क्लोज है। कभी भी तकलीफ होता है चुपके से वहाँ से उठिए और पीछे लग बैठ जाइए, तो उससे दूसरे लोगों का पूरा बंद कर दीजिए। जहाँ तक समझ ये समझ में आया? ये आप प्लीज बात मत कीजिए, ये आपके शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए। पी केमिस्ट्री क्लास में P वर्सेस V का एरिया में क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट? अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तो ओवरऑल जो वर्क डन बचेगा वो इसके अंदर का वर्क डन रहेगा, बाहर का इसके अंदर का, किसके अंदर का? P वर्सेस V का जो साइक्लिक का अंदर का, राइट। और वो वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव। क्लॉकवाइज में एक्सपेंशन। अच्छा, P वर्सेस V में जो क्लॉकवाइज में एक्सपेंशन जो मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ केमिस्ट्री में वैलिड रहेगा या फिजिक्स में भी वैलिड रहेगा? एक बात कॉमन रहेगा दोनों में। क्या कॉमन रहेगा? दोनों में क्लॉकवाइज में ओवरऑल एक्सपेंशन का बचा रहेगा। किसका बचा रहेगा? बट साइन का थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। बट यहाँ तक जैसे होता है ना, वहां पे पढ़ाते रहेंगे तो बस साइन का डिफरेंस निगेटिव पॉजिटिव का रहेगा। बाकी एक नहीं होगा उल्टा कि P वर्सेस V का ग्राफ है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस में, तो यहाँ पे एक्सपेंशन बचा हुआ है तो वहां भी एक्सपेंशन ही बचा रहेगा। वहां पे ऐसा नहीं कि वहां पे क्लॉकवाइज में कंप्रेशन हो जाएगा, वहां भी क्या रहेगा? एक्सपेंशन ही रहेगा। बट होता है क्या है कि यहाँ पे फिजिक्स में DW का फार्मूला ये चलता है और केमिस्ट्री में DW का फार्मूला, तो बस थोड़ा सा निगेटिव पॉजिटिव का। बट एक बात कॉमन रहेगा, क्लॉकवाइज अगर किसमें P वर्सेस V, कौन सा? क्लॉकवाइज लेते हैं और प्रोसेस क्या है? अगर साइक्लिक है तो ओवरऑल किसका वर्क बच रहेगा बचा हुआ? एक्सपेंशन का। ये तो बोल ही सकते हैं, राइट। ठीक है ना? इस सॉफ्टवेयर को लिख लीजिएगा, बाद में भूल जाइएगा तो, ठीक है? हाँ बोलिए। तो ये सेंटेंस में लिखवा देंगे कैसे? In P versus V graph, if process is cyclic process, in P versus V graph, if process is cyclic process and movement is clockwise, and movement is what? Clockwise. Then overall work done is the work done of expansion. Then overall work done is the work done of what? Expansion. तो अंदर कितना मेहनत करके तो मैंने सेंटेंस बनाया। लिखिए क्या बोल रहे थे? In the P versus V graph, if process is cyclic process and movement is clockwise, then overall work, मैंने ये नहीं बोला कि कंप्रेशन का वर्क नहीं होगा, क्योंकि मैं बोलता कुछ और बच्चे कुछ और सोचने लगते हैं। वहाँ पे कंप्रेशन का भी वर्क होगा और एक्सपेंशन का भी होगा, बट ओवरऑल किसका बचेगा? then overall work done is what? work done of expansion। और वो कहाँ का एरिया? V वर्सेस V का जो बाउंड्री है ना, जो क्लॉकवाइज, उसके अंदर का, बाहर का या अंदर का? ये बात खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है? मैटर नहीं करता है कि सेंटेंस ना, मैटर करता है कि आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है। आपको डेमो देना पड़ेगा, मैं अपना नोट्स पे कर दूंगा।
उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, और सच में लिखा हुआ है। किसी को डेमो देखना आ जाएगा, उसमें दिखा दूंगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा था इसलिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा हुआ, इसलिए यहाँ पे मिरर ऐसा बना, इसलिए इमेज ऐसा बना, दोनों मिलाकर लिख दिया। कितना ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश करते रहेंगे, उसके साथ कंफर्टेबल था अपना लैंग्वेज में। और वो बात मेरा नोट्स है, मुझे ही पढ़ना है। अब मैं क्या पढ़कर IIT कर लिया, वो तो नहीं चाहेगा अच्छा तुमने इंग्लिश में क्यों किया, सब कॉन्सेप्ट समझ लिया। चलिए यहाँ बताइएगा, यहाँ पे है P1, ये है P2, ये है B1, ये है B2। अब किसी को A मानिए, A B C D। यहाँ पे मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। प्रोसेस तो साइक्लिक है, बट साइक्लिक प्रोसेस है, बट मूवमेंट क्या है? तो ओवरऑल निकालने के लिए ये तो हम लोग को पता हो गया, बट फिर भी एक बार लिख देते हैं WAB, राइट? WBC और WCD और प्लस WD। इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम ऐसा ही चार्ट पास रहेगा। जैसे आपको समझाने के सबसे आसान एग्जांपल ले रहे हैं। बोलिए A से B तक का केस इज द केस ऑफ व्हाट? कंप्रेशन का है। इसे अगर तोड़ कर देखते हैं तो A से B तक का तो एरिया यही मिलेगा। ये जो मैंने स्लाइडेड किया वो किसका एरिया है स्टूडेंट? किसके बर्तन का एरिया मैंने दिखाया? A से B तक जाने का कंप्रेशन का, राइट? और उसके बाद BC का बर्तन क्या रहेगा? बोलिए 0। और CD का बर्तन C से D तक, यहाँ पे तो C से D तक जाना एक्सपेंशन है और आइसोबेरिक प्रोसेस है। लेकिन अभी हम लोग आइसोबेरिक वगैरह में नहीं फंस रहे हैं, अभी तो हमको एरिया के बारे में सोचना है। तो C से D तक का एरिया रहेगा। तो बोले यहाँ पे कॉमन एरिया मिला, नहीं कॉमन एरिया मिला है जहाँ पे एक्सपेंशन का भी एरिया है और कंप्रेशन का नहीं, तो वो कॉमन एरिया जिसको काउंटर कर देगा। एक एरिया क्या है? पॉजिटिव, और दूसरा एरिया क्या है? नेगेटिव। और इसका D से A तक जाने का एरिया 0, बाकी क्या रहेगा? 0। ओवरऑल एरिया कहाँ का बचा रहा? अंदर का, बट वो एरिया किसका है? कंप्रेशन का है। अब मूवमेंट क्या था? इसका मतलब है कि अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज आज के बाद रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ये बात फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रहेगा। एंटी P वर्सेस V में, इसको भी नोट कीजिएगा, P वर्सेस V, किसका वर्सेस किसका? P वर्सेस V में अगर क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तब किसका वर्तन बचा रहता है? एक्सपेंशन का। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तब किसका वर्तन रहेगा? कंप्रेशन का। ओवरऑल कंप्रेशन का वर्तन रहता है, नहीं? ये आपके शॉर्ट नोट्स में ऐसे रहना चाहिए, ओके? ये बात कहाँ कहाँ पे कॉमन? ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, राइट? तो ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं वहाँ उल्टा हो जाएगा। साइन का डिफरेंस रह सकता है। बोलिए अब इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब कंप्रेशन, किसका एरिया? कंप्रेशन का। और साइन क्या रहेगा स्टूडेंट? तो इसी बात से ऐसे देखिए, दोनों जगह तो यही एरिया था, बट डिफरेंस क्या था? उसमें एरो ऐसे चल रहा था। इसी का रीजन कि मैंने क्या बोला, P वर्सेस V का एरिया गिव्स व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। और साइन हम लोग बाद में देंगे। साइन क्या देंगे? पहले या बाद में डिसाइड कर लेंगे इसका एरिया वो है। पहले मैग्नीट्यूड निकालिए, बाद में डिसाइड करेंगे ये एक्सपेंशन का एरिया है या कंप्रेशन का। अगर एक्सपेंशन का है नेगेटिव साइन दे देंगे, कंप्रेशन का रहेगा एरिया का मैग्नीट्यूड निकाल के पॉजिटिव साइन दे देंगे। एग्री? तो साइक्लिक प्रोसेस का एरिया निकल जाएगा। समटाइम्स नहीं निकल सकता है, तो वहां पे इंटीग्रेशन करेंगे। हो गया ना? यहाँ देखिए, ओवर बटन नेगेटिव या पॉजिटिव, और आप केमिस्ट्री क्लास में हो, केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करो। नेगेटिव।
मूवमेंट क्या है क्लॉकवाइज, तो W क्या रहेगा, किसका एरिया बचा रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है ना। फिर भी सर थोड़ा समझते तो बढ़िया रहता। इसको समझने के लिए एक काम कीजिए, यहाँ देखिए A से B ऊपर से जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ, ऐसे गए, अब B से फिर वापस आ गए नीचे से A से B तक जा रहे हैं। यहाँ देखिए माइंड ये आपका वर्कआउट में क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो A से B तक हम लोग जा रहे हैं, तो A से B तक जाने के टाइम पे क्या हो रहा है, A से B में ऐसे नहीं जाएंगे, जाने का रास्ता ये था राइट। तो एक्सपेंशन का कैसा, इसका मतलब है कि इसका वर्तन जब एरिया जब निकालेंगे तो एरिया रहेगा ना स्टूडेंट, आया ना। यस सर। B से A तक आते रहेंगे, तो ये मेरा बाउंड्री है राइट। A से B तक ये बाउंड्री था, इसको लेते हुए एरिया ड्रॉ करना था। इसमें क्या रहेगा, ये एरिया रहेगा। तो कौन सा एरिया बचा रह गया, सर्कल के अंदर का एरिया, इसके अंदर का एरिया एग्री। और एरिया किसका बचा हुआ रह गया है, एक्सपेंशन। एग्री। अच्छा अगर यहाँ पे लेटर सपोज ये P1 है, ये P2 है, ये V1 है और ये V2 है, तो एरिया होगा क्या, इसका कुछ तो एरिया बोलिएगा, क्या एरिया, P2 minus मुझे P1 पता है सर्कल का एरिया सर पाई आर स्क्वायर होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो रेट ये तो पता है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर लेना है, और क्या लें, एक तो आर हो रहा है, डायमीटर नहीं लेंगे भाई, एक रेडियस लेंगे। एक तो डायमीटर का V2 माइनस V1 उसका रेडियस रहेगा V2 माइनस V1 डिवाइड बाय 2, बट ऐसे देखेंगे तो डायमीटर हो जाएगा V2 माइनस V1। कंफ्यूजन मेरा यहाँ पे एक है। सर हम लोग बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, एक इसका ले लेंगे रेडियस और एक इसका, यही हम समझिए नहीं समझे, एक क्या ले लेंगे P2 माइनस P1 बाई 2, अरे क्या ले लेंगे बागन का तो P और B का डायमेंशन मिलना पड़ेगा ना। अब इसको डिराइव करके इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, बट मैं मेडिकल के बच्चों के लिए शॉर्टकट सिखा दिया। एक क्या ले लेंगे इसका रेडियस, और एक क्या ले लेंगे इधर का रेडियस, जो लास्ट में इंटीग्रेट करने पर लिख जाता है। तो एग्जाम में पास होने के ऐसे कर सकते हैं। एनीवे बट ये आपको केमिस्ट्री के पेपर में अभी नहीं मिलेगा, जस्ट मैंने इस यहाँ पे आपको इस सर्कल पे दिखा रहा था एक्सपेंशन है हमसे उसके लिए, बट मुझे याद आ गया कि इसका एरिया आप लोग क्या सोचिएगा, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो एरिया के लिए सर्कल का एरिया सब लोग सर्कल का एरिया था, सर्कल का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, आर क्या लेते हैं, तो समझ में आ गया कि इसका इसमें आर क्या लेंगे, क्या लेंगे, एक बार प्रेशर का हम लोग रेडियस लेंगे और एक बार, ऐसा क्यों, तो सर बर्नर में P और V का आना चाहिए यूनिट राइट, बर्नर में सिर्फ V स्क्वायर का रहेगा, बर्नर का यूनिट क्या रहता है लीटर एटमॉस्फेयर, क्या रहता है लीटर एटमॉस्फेयर, सिर्फ वॉल्यूम में लेते तो लीटर का स्क्वायर हो जाता, प्रेशर लेते तो क्या होता एनीवे। यहाँ देखिए दो एरिया दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक एरिया A और एक एरिया A, कौन सा एरिया एक्चुअली बर्गर मिलेगा, सेकंड वाला, वर्टिकल वाला। ओ सर सॉरी, ये वाला, ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक आए हैं 1 से 2 तक, हाँ सेकंड वाला, कौन
किसका वर्सेस किसका एरिया होता है? P versus V. P versus V। मैं उल्टा एक्सिस कर दिया, मैं एक्सिस क्या बना दिया? इस केस में एरिया लेंगे या एरिया लेंगे? एरिया नहीं लेना है, कौन सा? एरिया। एग्जामिनर कुछ ना कुछ सोचते रहेगा ना पुलिस से कराने के लिए। आप तो रटे हुए हैं प्रेशर और वॉल्यूम का एरिया लेना है, पर इसका मीनिंग है V वर्सेस P या P वर्सेस V? बोले एक केस किसका था? अगर 1 से 2 तक आ रहे हैं तो कंप्रेशन था। यहाँ पे V1 से V2 कम है, राइट? V1 तो ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें V वर्सेस P रहेगा, क्या रहेगा? आपको फार्मूला भी नहीं रहेगा, एरिया ही आपको निकालना रहेगा। तो एरिया में कौन सा एरिया निकालेंगे? इस केस में एरिया या एरिया? B वर्सेस V में एरिया, तो V वर्सेस P में एरिया रहेगा। एग्री? आप लोग समझ रहे हैं मैंने क्या समझाने की कोशिश किया? ऑनलाइन स्टूडेंट हाँ यस, यहाँ देखिए समटाइम्स हो सकता है कि ग्राफ ऐसा दे दिया गया, नहीं ग्राफ ऐसा दे दिया गया है और यहाँ पे P1 है या यहाँ पे P2 है और यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग यहाँ पे या मेरी बात फैमिली ग्रुप की हम लोग को एरिया का मैक्सिमम निकालना है, ऐसे करके अभी तक निकाल रहे थे, बट एक कब निकाल रहे थे? P वर्सेस V था, क्या था? P वर्सेस V। लेकिन यहाँ पे ग्राफ किसका है? V वर्सेस P। उस केस में ये सही नहीं रहेगा। इस टाइप का सिचुएशन के लिए उसमें 2 लाइन उस टाइप का सिचुएशन जब V वर्सेस P रहेगा तब A निकालना है, A एरिया, ठीक है? कौन सा एरिया? एग्री? वजह वो वजह नहीं था भाई, वो तो सही है, आपको शॉर्टेज किया है। वजह ये है, यहाँ देखिए DW के लिए क्या लिखते हैं? मॉडल से ले तो राइट, तो VDB के लिए यहाँ देखिए एग्री? तो DV ना छोटा सा बॉर्डर निकाल रहा है, कितना सा? छोटा सा। तो DV का मतलब ये थिकनेस, ये हो गया विड्थ, और उस टाइम का सर यहाँ का प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर, तो यहाँ पे V है और यहाँ पे V डैश है, तो V और V डैश में कितना का डिफरेंस? बहुत छोटा डिफरेंस। उस टाइम पे प्रेशर यहाँ का प्रेशर क्या रहेगा? इसको कट करके निकालिए बाहर, तो नहीं था जस्ट लाइक रेक्टेंगल, जस्ट लाइक व्हाट? इसका लेंथ कितना है? P और विड्थ कितना है? और इस टाइप का कितना रेक्टेंगल मिलेगा? तो हम लोग इसका रेक्टेंगल बना रहे हैं, हम लोग ऐसा रेक्टेंगल बना रहे हैं, कैसा? हम लोग ऐसा रेक्टेंगल बना रहे हैं जिसमें विड्थ किसका है? DB का, किसका है? DB, और लेंथ किसका है? जब इस केस में आएंगे तो अभी क्या करना पड़ेगा? बर्नर निकालने के लिए VDP चाहिए या PDP चाहिए? तो DB तो ये रहेगा ना, और P ये रहेगा। दिस इज द रीजन कि ये एरिया चाहिए इस टाइप का, नहीं ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। समझे कि एरिया क्यों होगा? इस वजह से लास्टली ऐसा ही होगा। रट लीजिए, P वर्सेस V रहेगा तो एरिया लेंगे, और V वर्सेस P रहेगा तो एरिया लेंगे। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है, इसको देख लेंगे। अब आप लोग न्यू स्टूडेंट जो यहाँ पर फिजिक्स भी कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल टूल कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ग्रुप में शेयर किया हूँ वेक्टर का, मैथमेटिकल टूल का खुद का मैं अपना ओरिजिनल जो पढ़ाया हुआ हूँ इन लोग को, वो ध्यान से माइन्यूटली देखिएगा। मैथमेटिकल टूल भी उसमें बहुत बढ़िया से सब सिखाया गया है। व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लोप,
द स्लोप जितना लो लेवल में जाके समझाना हो सकता है वहां तक गया। एक लाइन खींचते हैं और जनरल एक्सिस को जहाँ पे कट करता है उससे राइट जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंगल मिलता है, उसका tan के वैल्यू को स्लोप होते हैं। इतना हम बेसिक लेवल से। चलिए अब वर्क डन इन रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस। जहां पे n क्या मैं ले रहा हूं, कांस्टेंट, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। तो ऑल और किसके लिए, रिवर्सेबल के लिए। तो रिवर्सेबल प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। कहां से स्टार्ट करना है, PdV, P एक्सटर्नल नहीं। अब तो हम कंक्लूड कर ना कि रिवर्सेबल के लिए क्या लेना है, एक्सटर्नल प्रेशर के बदले क्या करना है, प्रेशर ऑफ द गैस। तो W आइसोथर्मल एंड रिवर्सेबल दोनों बोलना पड़ेगा। W आइसोथर्मल फॉर व्हाट, रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए। आप इंटीग्रेट करेंगे किसको, A इंटीग्रेशन आपसे होगा, वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, बट किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वॉल्यूम। बट वेरिएबल क्या है, प्रेशर। इसका मतलब एक इंटीग्रेशन आपसे तब तक नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, जब वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट ना कर दें या dp को dp के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट ना कर, दोनों काम हो सकता है, तब इंटीग्रेशन हो पाएगा। लेकिन अब उसके लिए आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, nRT। तो इसके हेल्प से हम लोग प्रेशर का वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब तक नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक आपसे इंटीग्रेशन नहीं होगा। बट यहाँ पे P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nRT बाई V, nRT बाई V, nRT बाई V। इसमें किसको बाहर ले सकते हैं, nRT, n भी कांस्टेंट और t भी कांस्टेंट, क्योंकि थर्मल प्रोसेस है, राइट। दैट्स व्हाई W इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT 1 बाई V dV। बोलिए 1 बाई V का इंटीग्रेशन, 1 बाई V का इंटीग्रेशन होता है ln V। याद है आप लोग को, और जिनको पता है आपको 1 बाई x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln, बोलिए ln x। और 1 बाई x प्लस 2 का इंटीग्रेशन a भी होता है ln x प्लस 2, क्या होता है, x प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन ln 2x प्लस 3 बाई ln 2x प्लस 3 और डिवाइड बाय 2। अरे एनीवे देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल, प्लीज इनको नहीं पता है थोड़ा सीखिए। ऐसा नहीं सर 11th क्लास तो जैसे तैसे निकल गया, 12th को ऐसे निकाल लेंगे। इस थॉट पे अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंस तो आएगा ना। किसी का माइंड में रहता है ऐसा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स नहीं आएगा। एक बहुत छोटा सा इवेंट बता रहा हूँ, 2 मिनट तो लगेगा। एक स्टूडेंट है ड्रॉपर बैच, उनको किसी ने मिसगाइड कर दिया। मैथ में अच्छे थे बट बोला कि अच्छा तुम बायो पढ़ने वाले हो, मेटल का तैयारी करोगे, मैथ तो अब मत लो नहीं, मत पढ़ो। ये मैथ नहीं है, थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। सिचुएशन ऐसा हो गया कि जैसे मैं फिजिक्स में ड्रॉपर बैच में क्लास लेना स्टार्ट करता था, जैसे ही dy बाई dx का इंटीग्रेशन आता था, वो स्टूडेंट लिटरली रोते रहते थे। तो एक दिन पढ़ा रहा था, अचानक से मैं अपना आया, मैं क्लास ले रहा था, पढ़ा रहा था, आ गया इंटीग्रेशन। अब मुझे कि 13th बैच के हैं तो 12th पास करने के बाद 13th में यहाँ पर उनको ये सब पता होगा। ड्रॉपर का क्या एक्सपेक्टेशन करके लोग इन करेगा, वही थोड़ा बहुत तो मैथमेटिक्स जानता होगा। ऐसा कि वो अचानक रोने लगे, मुझे डर लग गया कि मैंने क्या बोल दिया।
और आपकी क्लास में कोई अचानक से रोना स्टार्ट कर दे तो या तो बहुत ब्यूटीफुल होगा सर आप क्या पढ़ा रहे हो, खुद पे ही सर्च करने लगा, बाद में समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सर मैथमेटिक्स आप क्या लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, समस्या यहाँ था। सोचिए कि अब क्या उनको सॉल्यूशन था, ये जो सॉल्यूशन समस्या था वो 10 दिन का था। आप लोग कितना मैथमेटिक्स पढ़ाया होगा, 10 दिन पढ़ाया होगा, कैलकुलस तो अभी पढ़ाया नहीं है, उसी 10 दिन से काम चला रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। इसका मतलब है कि बस 10 दिन बैठ कर मैथ पढ़ना था। ये सारे नहीं बस के लिए स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, जो भी मैथमेटिकल टूल का क्लास लगा रहे हैं तो सर का भी क्लास कर लीजिएगा, MM सर का, और बाद में मेरा भी मैथमेटिकल टूल का क्लास देख लीजिएगा, तब जाकर बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो जितना मेरा रिक्वायरमेंट है उससे मेरा काम चल जाएगा। बाद में जो लोग मैथमेटिक्स लिए हुए हैं उनको तो 12th क्लास में कैलकुलस आएगा ही, इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व्स, ये सब कुछ आपका सिलेबस का पार्ट है, बट ये सब तब पढ़ाया जाएगा जब आपका काम हो चुका होगा। ओरिएंटेशन ऑफ NCERT कुछ ऐसा नहीं है कि सारा कुछ काम कर लिए और तब उसका तरीका बता रहे हैं। घर बना के फिट हो गए, इसका तो आर्किटेक्चर ये है भाई, बना पहले क्या एनीवे, लिमिट टेकन फ्रॉम हियर टू हियर, तो क्या हो जाएगा, NRT ln t, कहां से कहां तक, 1 से, तो W इक्वल टू माइनस NRT, बोलिए, ये तो पक्का जानते होंगे, पहले लिमिट किसका लेते हैं, V2 का, बाद में V1 का, और इसके बदले क्या ये लिख सकते हैं, -2.33 NRT, ln को अगर log में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.33 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका अब स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। किस प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, सब आप बोला कीजिए, आइसोथर्मल, सिर्फ आइसोथर्मल बोला सही रहेगा, आइसोथर्मल एज वेल एज, तभी तो आप P एक्सटर्नल के बदले किए हैं, इसलिए है फॉर वेरी स्लो प्रोसेस। चलिए यहाँ देखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है बॉयल्स लॉ, तो क्या P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि V2 by V1 इक्वल टू P1 by P2 तो लिख सकते हैं, इसका तो फॉर्मूला ऐसा भी तो बन सकता है, -2.33 NRT log P1 by P2, तो कहीं पे V2 by V1 रहेगा, कहीं पे P1 by P2 रहेगा, दोनों इक्वली करेक्ट है, राइट, बिकॉज़ P1 V1 इक्वल टू व्हाट, V2। इस प्रोसेस के लिए कौन सा लॉ, फिजिक्स की क्लास में रखते तो यही फार्मूला क्या रखता, कुछ नहीं रहता, बस माइनस कर देना। तो यहाँ पे सोचिए कि बहुत सारा काम मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, आप लोग सर इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ। जब फिजिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे तो बस W रिवर्सिबल आइसोथर्मल लिखिए फार्मूला, सर डेरिवेशन केमिस्ट्री की नोटबुक में होगा, प्लस लगा अगर किसी ने फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं लिया तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बोल रहे हैं सर फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं दिया तो जेईई में दिया रहता है कि ये डिस्ट्रक्शन फिजिक्स का पेपर का है, और ये फाइन इंफॉर्मेशन ये रहता है, अब केमिस्ट्री का पेपर शुरू हो रहा है, फिर मैथ का शुरू हो रहा है, फिर फिजिक्स का, और गलती से नीट में भी दिया रहता है, ये फिजिक्स का सेक्शन है, ये केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, कैटलिस्ट में भी जब जेईई मेन का पेपर रहेगा उसमें सेक्शन डिवाइड रहता है। नहीं सर, स्टूडेंट अगर कोई फिजिक्स में लिया और केमिस्ट्री में नहीं लिया तो नहीं एक्चुअली देखिए उसमें कभी एक लेवल से ज़्यादा किसी को अगर हेल्प की जाए तो क्या बात है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से हो जाता है। समटाइम्स मैं बोलना स्टार्ट करते देखिए आप फिजिक्स की क्लास कर लीजिएगा, अच्छा सर क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वैसा सारा टॉपिक ये लोग बहुत कम एक्सपेक्टेशन लेकर मेरे पास आए हैं 12th पढ़ना से, राइट, उसके बाद 12th के लिए ज्वाइन किया आपने, मैं सबको मैं बोल रहा हूँ
बट मेरे तरफ से बहुत कुछ पढ़ा दिया जाएगा। मतलब सोच कर आया कि इतना ऑर्गेनिक में मेरा जहाँ शुरू होता है 12th क्लास का, वहाँ से क्लास स्टार्ट करें, एक भी स्टूडेंट मेरे क्लास में नहीं बैठा रहेगा, पक्का। सबका टेंशन बंद होने लग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं बोलते रहूँगा SN2 होगा, इन्वर्सन ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, बैक साइड अटैक होगा, लिविंग ग्रुप जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, बस हो गया। ये तो आप लोग का भी बात है, लेकिन फिर भी अब ये निरानंद के कारण आप लोग का कल्याण हो जाएगा। नहीं बच्चे, जितना भी टॉपिक है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में कॉमन है, वो जब मैं फिजिक्स में पढ़ाते रहूँगा तो मैं बैच में अनाउंस कर दूंगा, जो चाहते हैं क्लास अटेंड कर लीजिएगा सिर्फ उस टॉपिक का, बाकी सारा टॉपिक के लिए फिजिक्स में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब मॉडर्न फिजिक्स जब मैं पढ़ाते रहूँगा अपने बच्चों को, तो केमिस्ट्री में भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आप लोग को केमिस्ट्री वाले बच्चों को अलाउ कर दूँगा। जब हीट पढ़ाते रहूँगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउ कर दूँगा। रेडियो एक्टिविटी पढ़ाते रहूँगा तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में है, वहाँ पे अलाउ कर दूँगा। ये सब टॉपिक में जो जहाँ पे दोनों कॉमन रहेगा वो सबको मैं अलाउ कर दूँगा। ठीक है निरंजन? चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये इनके ये पिछले 10 साल से हर साल करता हूँ सारे बच्चों को, जो भी कॉमन है ये मैं एक्चुअल में कर देता हूँ। देखिए टीचर है ना, क्लासरूम के अंदर प्योर टीचर है, जैसे ही क्लासरूम से बाहर जाऊंगा वहाँ पे जाते ही कितना पैसा आएगा, कितना एडमिशन होगा, क्या होगा, कितना सारा बात आएगा। यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल चेंज, एक्चुअल में चेंज आता है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद टाइम कहाँ रहता है, तो आप लोग को पता चलता रहता है सर ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, मुझे एक्चुअली नहीं, इतना दिमाग ही नहीं काम करता है। वो अगर बात दिमाग में आएगा तो यहाँ ब्लॉक हो जाऊंगा। कि मार्कर किसी दिन अगर रुक जाता है, और 2-3 चीज़ के लिए बस अपने बाहर जाकर थोड़ा अगर करता हूँ तो मार्कर में लिंक नहीं है, सबसे ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। वजह ये रुकेगा माइंड ब्लॉक, पेन और मार्कर चलते रहना पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे चलना बंद हो जाएगा, बोल क्या पाएंगे, समझा क्या पाएंगे। और बस यहाँ पे टाइम काउंटेड है 1.5 आवर, जो 6:30 से 8, बिल्कुल आपका टाइम है, मेरा टाइम नहीं है। असल अक्सर पढ़ा रहे हैं बट ये आपका रूटीन का टाइम है, आपका टाइम मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो हर समय ड्यूटी है, बैच बनेगा, पढ़ाना है, अपना करियर बनाना है, बट आपका तो लाइफ में पागल और सब कुछ हो रहा है, तो टाइम को मिसिंग नहीं करना है। एनीवे इतना ही था, भूल गया। तो बटन क्या होगा, 2.-2.33 nRT log V2/V1 को हम लोग P1/, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, W = -2.33 PV log V2/V1। यस सर। बोले क्यों? वॉइस का पीवी क्या रहता है, कांस्टेंट, और पीवी बराबर किसका होता है, विराट को क्या लिखेंगे। अब इसमें बोलिएगा सर P1 V1 लिखा या P2 V2, एक ही बात है ना यहाँ पे। अब ऐसा मत कीजिएगा कि इसका P1 इसका P2 कुछ अपने जान बुझे गलती करना चाहते हैं, इसका P1 लेंगे तो PV लेना है, तो इनिशियल का P1 ले लेंगे, फाइनल का P2 ले लेंगे, वो नहीं बोला हूँ। जिस टाइम का P1 लेंगे V लेंगे, उस टाइम का V लेंगे। मैं लिख देता हूँ तो आप लोग कमाल कर दीजिएगा। इतने तरीके से हम लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं। उसके पीछे का वजह है कि समटाइम्स प्लेस, यहाँ देखिए ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि समटाइम्स नंबर ऑफ मोल नहीं दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया रहेगा, सिर्फ इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दिया रहेगा। इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम, और एन नहीं दिया रहेगा, रिक्वायरमेंट नहीं है, और टेम्परेचर भी नहीं दिया रहेगा। फिर भी बार निकाल सकते हैं ना इस फार्मूला में, कहीं कि एन और टी का काम है, सिर्फ P1 V1 और P2 V2 पता चला तो काम चल जाएगा। दिस इज इस फॉर्मेट में शॉर्ट नोट्स में रखिएगा। ये किसका वर्तन था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। अब लिखिए वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस।
वर्क डन इन आइसोबैरिक रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोबैरिक रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्या कांस्टेंट है और डिफाइनिंग इक्वेशन क्या है? माइनस पी डी माइनस पी डी वी। और एक वर्डन का जो आपने फार्मूला अभी आइसोथर्मल का निकाला, वो एक्सपेंशन पे निकाला, कंप्रेशन पे निकाला, या दोनों पे वैलिड हो जाता? वो दोनों पे वैलिड है। वर्डन का फार्मूला जो अभी निकाले हैं वो क्या था? -2.23 nRT, राइट? log V2/V1। यहाँ देख लीजिए, एग्री? और एक तो पता है नहीं कि log जब लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं मतलब बेस 10 है, और log बेस 10 पावर अगर x है, और डैम से सब लोग अब फंक्शन पढ़ना स्टार्ट, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करते होंगे, log का प्रॉपर्टी पता होगा। x का वैल्यू अगर लेस देन 1 तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर V2 ग्रेटर देन V1, मतलब किसका केस? एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं, ठीक है? एक्सपेंशन फाइन वॉल्यूम ज्यादा, इनसे वॉल्यूम कम, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव, आगे में क्या लगा हुआ है? नेगेटिव होना भी चाहिए था, क्योंकि एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर ना? लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया? नेगेटिव। जैसा होना चाहिए तो ऐसा ही फॉर्मूला दे रहा है। और अगर V2 लेस देन V1 देन व्हाट? ये वैल्यू क्या हो गया? लेस देन 1। क्या हो गया? लेस देन 1 मतलब ये लॉग का वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव, और आगे में क्या लगा हुआ है? नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स व्हाट? होना चाहिए था। ये किसका केस है? कंप्रेशन। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए था? फार्मूला भी क्या दे रहा था? इसका मतलब फार्मूला से आपको दोनों चीज का मिल जाएगा, इसलिए इस बात का टेंशन नहीं लेना कि फार्मूला किसका है। ये फार्मूला वर्कडन आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए है, जैसा रहेगा साइन इटसेल्फ को बता देगा। अगर पॉजिटिव वर्कडन आया तो कंप्रेशन हुआ होगा, नेगेटिव वर्कडन आया मतलब एक्सपेंशन, राइट? चलिए यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे dw, क्या यहाँ पे प्रेशर को बाहर ला सकते हैं? क्यों? कांस्टेंट है। dv का इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक? v1 से इसमें w आइसोबैरिक, ये फार्मूला आपका बन गया। w आइसोबैरिक रिवर्सेबल, ये रिवर्सेबल या रिवर्सेबल? रिवर्सेबल तो एक्सटर्नल रहेगा, राइट? माइनस पी डेल्टा। हो गया ना? यहाँ देखते हो स्टूडेंट, क्या इसको आप ऐसे सकते हैं? PV2 माइनस PV1 देख सकते हैं ना? अब PV2 क्या लिख सकते हैं? nRT2। प्रेशर कांस्टेंट है बट PV इक्वल टू nRT, तो PV2 इक्वल टू व्हाट? nRT2। अब PV1 इक्वल टू nRT1। इसको यहाँ पुट कीजिए। nRT2 माइनस nRT1 कॉमन जो है बाहर निकालिए तो इसका मतलब W आइसोबैरिक फर्स्ट
W आइसोबेरिक इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी डेल्टा वी लिखें या माइनस एना डेल्टा टी लिखें, अलग बात है सेम बात। एग्री? बट ये फार्मूला किसके लिए है, हर वर्टन के लिए या आइसोबेरिक के लिए? एक्चुअली इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो पीवी इक्वल क्या होता है, एन आर टी। न्यू स्टूडेंट इस टाइप का टर्म सुने, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशियल, इसका मतलब है टेकिंग डिफरेंशियल का मतलब क्या, चेंज लेना, क्या है ना, चेंज। चेंज बड़ा भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि दोनों तरफ डेल्टा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डेल्टा, इधर भी तो डेल्टा लगाना पड़ेगा, एग्री? और अगर डेल्टा लगाने के बाद जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसको डेल्टा से बाहर ला सकते हो आप, तो यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट, एग्री? इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, पी डेल्टा वी इक्वल व्हाट, इन आर, या इसको ऐसे भी ऐसे लिखते तो है ओरिजिनली ऐसे, पी डेल्टा वी, ये तो ओल्ड में तो सिखा चुका हूँ, पी डेल्टा वी अब वी डेल्टा पी। पहले इसका चेंज लेते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ देखिए तो बिल्कुल नहीं जान रहा है वो, आप सीखने का कोशिश कीजिएगा, ये सोच करके फिजिक्स में भी आने वाला है। इसको इसका चेंज लेंगे, अगर इसका चेंज लेंगे तो इसे कांस्टेंट रखेंगे, और इसका चेंज लेंगे इसे ऐसे करते हैं। पी चेंज लिए v का तो p को कांस्टेंट, चेंज लिए p का तो v को कांस्टेंट। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल हो सकता था a नॉट t, बट मैंने बोल दिया फिक्स्ड अमाउंट, क्या बोल दिया है, उस टाइम पे कांस्टेंट है, ऑल द टाइम कांस्टेंट ही रहेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या nr, बट सम टाइम्स n वेरिएबल हो सकता है, बट यहाँ पे n वेरिएबल नहीं है। अब एक्चुअल में यहाँ से यहाँ आ गए, बट मेरा कंडीशन था आइसोबेरिक का, कौन सा, जब आइसोबेरिक था तो डेल्टा में तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो बचेगा क्या, पी डेल्टा इक्वल टू व्हाट, तो नहीं तो सर ये ज़्यादा आसान था, क्या अगर डिफरेंशियल ले रहे हैं इसके बाद ब्रैकेट में जो कांस्टेंट रहेगा उसको डेल्टा से पहले रख देंगे, यहाँ भी जो कांस्टेंट रहेगा उसको डेल्टा से, ये कुछ ऐसा ही है कि डिफरेंशिएशन से बाहर किसको ले आते हैं, वही बोल रहे हैं डिफरेंस, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगर प्रोसेस आपका आइसोकोरिक है, कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो भी क्या हो गया, कांस्टेंट, नहीं था कि dw ही जीरो हो जाएगा, इसका मतलब w क्या रहेगा, जस्ट नोट अब याद रखिएगा ओल्ड बैच, आप गैसियस स्टेट का केटी पढ़ कर आइएगा, न्यू बैच में कोई भी स्टूडेंट कहीं भी क्लास तो कर रहे होंगे ना, गैसियस स्टेट में काइनेटिक्स के लिए गैसेस थोड़ा सा था पढ़ने के लिए, तो बहुत डेप्थ पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स में, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का रिवीजन करके आना है, इसके बाद उसका इसका रिक्वायरमेंट होगा, इसका बोलना नहीं है कि सर मैं तो भूल ही गया, ये भी जहाँ भी पढ़ाया हूँ नोट्स बनाए होंगे, रिवीजन करके आइएगा नेक्स्ट संडे को।
थैंक यू।